हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नवीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वो है क्रीमिया का युद्ध। यूरोपियन इतिहास में क्रीमिया का युद्ध क्या महत्व रखता है, इसके क्या कारण थे, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से थी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व आपको दो बातें बताएं। एक कि संधान आईएएस एकेडमी ने अपने फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे ऑफलाइन और ऑनलाइन सिविल सेवा प्री एवं मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ें। साथ ही साथ इतिहास वैकल्पिक विषय का जो बैच है, ये बैच हम फाउंडेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमने शुरू किया हुआ है आगामी वर्ष 2025 और वर्ष 2026 के लिए। साथ ही साथ पीसीएस श्योर बैच उत्तर प्रदेश पीसीएस, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जामिनेशन है वो 22 दिसंबर को रखा गया है। मैं अपने उन सभी साथियों को और उन सभी संस्थाओं को साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस संग्राम में, मैं कहूँगा इस संग्राम में अभ्यर्थियों की मदद की। और मैं स्वयं जो कि है इस आंदोलन के पक्ष में था। हालांकि मैं इलाहाबाद नहीं जा पाया, लेकिन इसके बाद भी मेरा एक नैतिक उत्तरदायित्व था। एक संस्था के अध्यापक के रूप में मेरा पूरा समर्थन इस आंदोलन को था और आज भी है। भविष्य में जो भी आंदोलन आरओ से लेकर जो चीज़ें होंगी उसके लिए संधान आईएएस एकेडमी अपना समर्थन देगा, ताकि ये बच्चों के भविष्य के हित के लिए हो। जो कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं उनके हित में हो, उनके लिए हो। ऐसा कोई भी आंदोलन, उसमें सभी संस्थाओं का योगदान आवश्यक होता है, मेरा भी उसमें योगदान है। फिलहाल हम लोग अपने बैच को, जो न्यू बैच हमने शुरू किए हुए हैं, जीएस फाउंडेशन बैच, प्री एंड मेंस, हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस, पीसीएस श्योर बैच, ये हमारे चल रहे हैं। आप जो भी कैंडिडेट ऑफलाइन हमसे जोड़ना चाहते हैं, सुबह की टाइमिंग हमने रखी हुई है, वो हमसे जुड़े ताकि हम उनका एक सांगोपांग तैयारी हम उनकी कराएं। हम उनकी तैयारी में खुद एक पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े उसे लाभ ही प्राप्त हो, उसको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, क्योंकि हमारा ध्येय वाक्य है सही मार्गदर्शन निश्चित सफलता। जब आप इस ध्येय पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका चयन सुनिश्चित होगा। आगामी 22 दिसंबर को वर्ष 2024 पीसीएस के एग्ज़ाम हैं। 25 और 26 को ध्यान में रखकर पीसीएस श्योर बैच शुरू किया जा रहा है। दूसरी सूचना है नेट, यूजीसी नेट के संदर्भ में इतिहास विषय, जो भी कैंडिडेट नेट पाठशाला के अंतर्गत इतिहास विषय से पढ़ना चाहते हैं, इतिहास विषय से अपनी यूजीसी नेट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन इतिहास अपने सब्जेक्ट में रखकर तैयारी करना चाहते हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। वो आएँ, हमसे जुड़ें और हम उनको आगामी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 तथा जून 2025 इन दोनों के लिए हम उनको तैयार करेंगे। आप हमारे से जो भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। यूपीएससी में आईएएस में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का उदय हुआ। प्रश्न ये है कि आखिर में क्रीमिया का कीचड़ था क्या, और जिस कीचड़ की बात की जा रही है उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से हुई, कैसे ये व्यवस्था शुरू हुई, कैसे ये व्यवस्था या कैसे ये युद्ध शुरू हो गया, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस युद्ध के मध्य में यूरोप का मरीज अर्थात तुर्की शामिल था। यूरोप का जो मरीज है उसे तुर्की कहा गया। तुर्की बाल्कन साम्राज्य का अच्छा खासा केंद्र माना जाता था। बाल्कन का मतलब पहाड़ होता है। और ये जो यूरोप का मरीज था, इसको लेकर यूरोपियन जो शक्तियां थीं उनका अपना अपना स्वार्थ सन्निहित था, अपना अपना स्वार्थ इसके अंदर सबको दिख रहा था। इसमें सबसे बड़ा स्वार्थ रशिया का था।
रूस का। रूस हमेशा चाहता था कि ये यूरोप का मरीज मर जाए। यूरोप का मरीज मरने का मतलब ये कि तुर्की का विखंडन हो जाए। जब तुर्की का विखंडन होगा तो वो उस समय के दो प्रमुख आप कह सकते हैं कि जलसंधियां, बॉस्फोरस और डॉन्डलीस, इन दोनों को वो प्राप्त करना चाहता था ताकि वो अपना विस्तार आगे की ओर कर पाए। आपको बता दें कि ये जो व्यवस्था रशिया के दिमाग में चल रही थी वो तभी संभव थी जब तुर्की का विघटन हो जाता, तुर्की खत्म हो जाता, यूरोप का मरीज मर जाता। लेकिन दूसरी ओर ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था कि यूरोप का मरीज मरे, क्योंकि ब्रिटेन को इस बात की आशंका थी कि अगर यूरोप का मरीज मर जाएगा तो उसके भारतीय उपनिवेश को खतरा पैदा हो जाएगा, उसका जो भारतीय उपनिवेश है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वो चाहता था कि यूरोप का मरीज जिंदा रहे। तो रशिया और ब्रिटेन इन दोनों के अपने अपने स्वार्थ थे। रशिया चाहता था कि बाल्कन साम्राज्य यानी जो तुर्की है उसका अंत हो जाए, वो खत्म हो जाए, उसका विघटन हो जाए और फिर हम अपना प्रसार आगे कर सकें। दूसरी ओर ब्रिटेन ये चाहता था कि यूरोप का मरीज जिंदा रहे, क्योंकि अगर यूरोप का मरीज जिंदा रहेगा तभी उसके भारतीय उपनिवेशों पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा। इसके साथ साथ दो शक्तियां और भी थी। एक तो था ऑस्ट्रिया और दूसरा था फ्रांस। फ्रांस का नेपोलियन तृतीय जिसे कहते हैं, 1851 में ये वहां का राष्ट्रपति बन गया। और नेपोलियन तृतीय जो था वह इस राजनीति में जब घुसता है तो उसका भी अपना स्वार्थ था, फ्रांस का अपना स्वार्थ था। नेपोलियन तृतीय जो की है, सबसे पहली बात आपको बता दें कि रोमन कैथोलिक चर्च के सहयोग और समर्थन से वो गद्दी प्राप्त करता है। तो रोमन, चूंकि एक कहावत है कि जब आप जिसके समर्थन से गद्दी प्राप्त करेंगे तो उनको खुश करना आपकी एक कहते नैतिक उत्तरदायित्व बन जाएगा। वही हाल यहाँ पर हुआ। जिस तरीके से औरंगजेब और फिरोज शाह तुगलक यह दोनों उलेमाओं के समर्थन से गद्दी हासिल करते हों, कहीं ना कहीं उनको उनका प्रश्रय प्राप्त करते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर नेपोलियन की थी। नेपोलियन थर्ड जो था वो चूंकि रोमन कैथोलिक के जो चर्च है उसके सहयोग से जो गद्दी प्राप्त करता है, तो उनको खुश करने का भी जो की है उसका दायित्व बनता है। और वो मौका खोज रहा था, उसको मौका मिल जाता है यहीं पर, यानी तुर्की में। यहाँ पर जो ग्रीक जेरूसलम है, चूंकि जेरूसलम उस समय तुर्की के पार्ट में आता था, ऑटोमन साम्राज्य में आता था, तो जेरूसलम में ग्रीक चर्च और रोमन कैथोलिक ये दोनों आपस में अधिकारों को लेकर लड़ पड़ते हैं, जिसमें रोमन कैथोलिक जो थे उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए फ्रांस यानी नेपोलियन तृतीय आगे आता है, और वहीं पर ग्रीक जो चर्च है उनकी रक्षा करने का कार्य रशिया करता है। यहाँ पे जो रोमन कैथोलिक थे उनके कुछ अधिकारों को छीन लिया गया, जिसको लेकर रशिया में और फ्रांस में दोनों में टेंशन हो गई। नेपोलियन चूंकि 1815 में जो फ्रांस का पराभव हुआ था, उस पराभव का भी वो बदला लेना चाहता था रशिया से। एक तो ये भी कारण था, दूसरा नेपोलियन अपने आंतरिक ग्रह जो घर में है, घर में अपने विरोधियों से वो परेशान था। तो उसने सोचा कि कहीं ना कहीं यदि मैं यहाँ पर अपना सिक्का जमा लेता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हो सकता है, जो मेरे विरोधी हैं वो भी चुप हो जाएंगे और जैसी व्यवस्था मेरी होती रहेगी। अब यहाँ पर भूमिका है ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया क्योंकि एक तरीके से कहा जाए कि वो अनर्गल झूठ में ही इसमें पेश कर रहा था, उसका कोई यहाँ पर औचित्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो झूठ में पेश करने के लिए यहाँ पर घुसा पड़ा था। हुआ ये, युद्ध की जो पृष्ठभूमि बनी, जो मैंने आपको मेन बताया कि मेन तो था आपका यूरोप का मरीज यानी तुर्की के मरने पर और उसके जिंदा रहने की लड़ाई। लेकिन हुआ यही, इसी चर्च, कैथोलिक चर्च और ग्रीक चर्च, इन दोनों चर्चों का जो आपस में विवाद था वो गहरा गया और अंत में यह युद्ध जो की है शुरू हो गया। क्रीमिया के युद्ध में आखिर में इस युद्ध में एक और ब्रिटेन, फ्रांस और शक्तियां थी, दूसरी ओर रशिया। ऐसा एज यूजुअल हुआ, रशिया इस युद्ध में पराजित हो गया। लेकिन इस युद्ध में एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी जिसका नाम था सार्डिनिया। सार्डिनिया जो है वह यहाँ पर आपको बता दें
कि इटली के का जो एकीकरण हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यानी मस्तिष्क की भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति था वो था काबूर। काबूर जो था वो हमेशा इस बात को जानता था कि बिना ऑस्ट्रिया को बाहर किए हम जो किया, बिना ऑस्ट्रिया को पराजित किए हम जो है हमारा एकीकरण संभव नहीं है। और वह इस इटली के एकीकरण के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहता था। अंत में उसने 17,000 सैनिकों को इकट्ठा किया और उस ला मामोरा के नेतृत्व में उसने सेना क्रीमिया भेज दी, इस युद्ध में भेज दी। और जब पेरिस की संधि हुई तो पेरिस की संधि में यहाँ पर सार्डिनिया के चांसलर काबूर को बुलाया गया और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ी और उसको यही मौका मिला जब उसने इटली के एकीकरण के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया। यहां पर उसने जैसे ही नेपोलियन ने उसको देखा काबूर को, तो उसने कहा कि और बताओ काबूर, मैं तुम्हारी इटली के लिए क्या कर सकता हूं। और इस प्रकार फ्रांस की सद इच्छा प्राप्त हुई सार्डिनिया को, यानी काबूर को। काबूर जैसा चाहता था उसको वही प्राप्त हुआ और उसने इटली के एकीकरण में इस क्रीमिया के युद्ध का लाभ उठाया। इसलिए कहा जाता है क्रीमिया के दलदल से इटली का एकीकरण हुआ। फिलहाल इस युद्ध अभी हाल ही में घटा, क्रीमिया के युद्ध के बाद पेरिस की संधि हुई और पेरिस की संधि में कुछ बातें स्पष्ट रूप से सामने। हालांकि कहा गया कि पेरिस की संधि ने यूरोप के मरीज को मरने नहीं दिया, लेकिन आपको यदि इसका सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करेंगे तो बता देंगे कि जो पेरिस की संधि थी उसने यूरोप के मरीज की मृत्यु को अवश्यंभावी बना दिया। कैसे बना दिया? क्योंकि पेरिस की जब संधि हुई तो उसमें काला सागर को तटस्थ कर दिया गया। साथ ही साथ इसी संधि के फलस्वरूप रोमानिया भी अस्तित्व में आ गया, जो कि रशिया के दो कुछ प्रांतों को मिलाकर रोमानिया का निर्माण किया गया। दूसरी बात यह कि इस संधि के पश्चात ये कहा गया कि रशिया जो है वो अपनी रूसी जार है, जो तुर्की शासक है, वो जो ईसाई जनसंख्या है, जो ईसाई प्रजा है, उसकी देखभाल करेगा, उसको प्रताड़ित नहीं करेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तुर्की के सुल्तान की जो फितरत थी वो वैसी की वैसी रही, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। दूसरी बात, सर्बिया जैसे मुल्क का उदय जो हुआ, इस उदय ने कहीं ना कहीं अन्य जो अधीन राष्ट्र थे, अधीन क्षेत्र थे, उनको भी युद्ध अपने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या किया? भड़का दिया। दूसरी ओर ये जो पेरिस की संधि थी उसने यूरोप के मरीज को मरने, जो उसकी मृत्यु को अवश्यंभावी जो मैंने कहा बना दिया, वो इन्हीं सब पेचों के फलस्वरूप सुनिश्चित हो गया। दूसरी ओर आपको बताएं कि यहां पर ब्रिटेन को क्या लाभ हुआ। ब्रिटेन को लाभ आपको बता दें कि लाभ तो अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटेन को भी लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको एक तरीके से उसके 60,000 सैनिक मारे गए और दूसरी बात उसका जो कर्जा था, जो राष्ट्रीय आय से जो भी उसका जो कर्जा था वो काफी क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरी बात, फ्रांस को क्या लाभ हुआ? फ्रांस को भी इस युद्ध से विशेष लाभ नहीं हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में तो कहा जा सकता है कि उस नेपोलियन तृतीय ने चूंकि यहाँ पर रशिया को पराजित करने में अपने जो 1814 और 1815 का जो उसका पराभव था फ्रांस का, उसका बदला उसने ले लिया। दूसरी बात, नेपोलियन अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनसे जो की है वो एक तरीके से उनको शांत करने में सफल हुआ। हर जगह उसकी वाहवाही हुई। जैसा वो चाहता था कि रोमन कैथोलिक चर्च का उसको समर्थन मिले और वो उनके लिए कुछ कार्य करे, ये भी संपन्न, जो भी उसने सोचा ये भी सही हुआ। लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव यह हुआ कि इस साहसिक कदम ने उसे अन्य साहसिक कदमों को लेने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अंत में हुआ ये कि वो अनावश्यक रूप से युद्ध में फंसा, जैसे मैक्सिको में फंसा, जैसे इटली के एकीकरण और प्रशा के एकीकरण के संदर्भ में वो हुआ, और अंत में उसकी जो आगे चल के बदनामी हुई उसका पराभव ही हुआ। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ वो हुआ सार्डिनिया को। सार्डिनिया यानी
इटली आप कह सकते हैं तकनीकी, क्योंकि अभी इटली का एकीकरण संभव नहीं है, अभी इटली का एकीकरण हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें इसमें सबसे ज़्यादा लाभ जो किसको हुआ, वो हुआ सार्डिनिया को, क्योंकि इटली का एकीकरण का जो प्रश्न था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया, और दूसरा विश्व की महाशक्तियों के साथ काबुल को बैठने का मौका मिला। यहीं पर नेपोलियन का स्टेटमेंट है कि काबुल मैं तुम्हारी इटली के लिए क्या कर सकता हूँ। आपको बता दें इटली का शाब्दिक अर्थ होता है तुम जीवित हो। इटली का शाब्दिक अर्थ होता है तुम जीवित हो। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर में क्रीमिया का जो युद्ध हुआ, इस क्रीमिया के युद्ध का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव की चर्चा करते हैं। क्रीमिया का युद्ध जो था, सबसे पहली बात आपको बताया कि क्रीमिया के इस युद्ध ने वियना कांग्रेस जो 1815 में हुई थी उसकी नींव को हिला दिया। पहला प्रभाव ये युगांतकारी घटना घटी जिसने सबसे पहला काम किया कि वियना व्यवस्था जो 1815 में हुई उसकी नींव को हिला दिया। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, रूस और ऑस्ट्रिया इन दोनों में शत्रुता के भाव आ गए। आपको बता दें कि जब रशिया इस क्रीमिया के युद्ध में फंस रहा था तो ऑस्ट्रिया ने उसे 2 बार धमकी दी थी और उसे 2 बार परेशान किया था। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में तो रूस और ऑस्ट्रिया के संबंध बड़े अच्छे थे, क्योंकि मेटरनिक जिसे यूरोप का पुलिसमैन कहते हैं, उसने यूरोप में उदारवादी और प्रजातंत्र के तत्वों को हमेशा कुचला। इसमें रशिया ने उसका साथ दिया था। लेकिन इस घटना के बाद रशिया और ऑस्ट्रिया ये दोनों आपस में तनावपूर्ण स्थिति में आ गए, जिसका लाभ मिला प्रशा और सार्डिनिया को। दोनों ने, एक ने जर्मनी का एकीकरण संपन्न किया तो दूसरे ने इटली का एकीकरण संपन्न, यानी क्रीमिया के इसी युद्ध के फलस्वरूप प्रशा और सार्डिनिया इन दोनों के नेतृत्व में इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। साथ ही साथ आपको बता दें इस युद्ध के पश्चात यूरोप में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताएं कि ये एक यूरोपियन इतिहास की विभाजक रेखा के रूप में क्रीमिया के युद्ध को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रशिया जो था, रशिया में चूंकि रशिया स्वयं हारा तो वहाँ पे जार निकोलस जो उस समय शासक था, जार था, उसकी नीतियों के खिलाफ सरेआम विद्रोह होना शुरू हो गया जो अब तक छुपा हुआ था। सत्ता का परिवर्तन हुआ और जार अलेक्जेंडर गद्दी पर बैठा, जिसने दास उन्मुक्ति, कृषि के क्षेत्र में थोड़ा सुधार, थोड़ा आधुनिकीकरण, ये सब कार्य उसके द्वारा किए गए, उसके द्वारा ये सब कार्यों को संपन्न किया गया। तो इस संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको क्रीमिया के युद्ध के बारे में दी कि क्रीमिया का युद्ध क्यों हुआ, क्रीमिया के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी और क्रीमिया के कीचड़ से इटली का कैसे उदय हुआ, ये मैंने आपको बताया। आगे हम लोग एक नवीन टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आपको सूचना एक और अंतिम देनी है कि प्लीज़ जो भी कैंडिडेट अपनी मेंस जो तैयारी कर रहे हैं, इतिहास ऑप्शनल मेंस, वो मुझे अपनी कॉपी सेंड कर सकते हैं। संधान IAS एकेडमी फ्री में बिना किसी शुल्क के उनकी कॉपी चेक करेगी, उनको भेजेगी और उनके विषय में उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।